नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल खरमीर में। यदि आप बीएमयू कोटा से डीएलई से आप बीएलई से करें या किसी भी यूनिवर्सिटी से लाइब्रेरी कोर्स करें तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में आपको जो पुस्तकालय वर्गीकरण सूचीकरण सिद्धांत से संबंधित जो एक आपके टॉपिक होता है सहायक अनुक्रम यानी हेल्पफुल सीक्वेंस, उसके बारे में आपको जो बताऊँगा, जो आपके थ्योरी पेपर में काफ़ी हेल्प करेगा। हेल्पफुल सीक्वेंस या सहायक अनुक्रम क्या है? तो ये जनरल चीज़, बेसिक चीज़ आपको पूछी जाती है कि इसका अर्थ ये है कि जो विभिन्न वर्ग या उपवर्ग होते हैं वो ऐसे अनुक्रम यानी ऐसे क्रम में व्यवस्थित हो जो पाठकों के लिए सहायक हो। सहायक अनुक्रम बिल्कुल सरल और अच्छी परिभाषा है कि ऐसा अनुक्रम जो विभिन्न वर्गों और उपवर्गों का हो, ऐसे अनुक्रम में व्यवस्थित करना जो पाठकों के लिए सहायक हो। BI पामर और जे बेल्स के अनुसार सहायक अनुक्रम का अर्थ है ऐसे अनुक्रम से जो विषयों का प्रदर्शन इस प्रकार करता है कि पाठक उस अनुक्रम में किसी भी स्थल से अपने विषयों के समूह को देखना प्रारंभ करे तो वह अनुक्रम ही उसे उस विशिष्ट विषय तक पहुंचा दे जिसकी उसे आवश्यकता है। डॉक्टर एस रंगनाथन ने कहा है कि किसी भी पंक्ति में वर्गों को सहायक अनुक्रम में व्यवस्थित करना चाहिए। यह अनुक्रम मनमाने ढंग पर आधारित नहीं होना चाहिए बल्कि किसी सुविधाजनक सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। ये तो इसके जो सहायक अनुक्रम का अर्थ या उसकी जो परिभाषा हुई। अब इसकी आवश्यकता क्यों होती है कि अध्ययन सामग्री जो हम ज़्यादा पढ़ते हैं उसका अधिक से अधिक उपयोग होना चाहिए, वो तो सहायक अनुक्रम उसको बढ़ावा देता है। और पुस्तकालय का जो मुख्य उद्देश्य भी यही होता है कि जो पाठ्य सामग्री को अधिक से अधिक उपयोग हो। इसके लिए पुस्तकालय में अनेक प्रकार की जो प्रक्रिया हैं वो अपनाई जाती है। वर्गीकरण प्रक्रिया भी इसी उद्देश्य हेतु पाठकों को अपनी अध्ययन सामग्री की खोज करने में सहायता पहुंचाना है। अतः इस अध्ययन सामग्री को किसी भी सहायक अनुक्रम में व्यवस्थित करना आवश्यक है ताकि पाठकों को उनकी जो अध्ययन सामग्री है वो आसानी से मिल सके। कहने का मतलब ये है कि पुस्तकालय का जो उद्देश्य होता है जो पुस्तकों को अधिक से अधिक उसका उपयोग करना, अधिक से अधिक पाठकों तक पहुंचाना, तो उसके लिए पुस्तकालय द्वारा कई प्रक्रियाएं अपनाई जाती है तो जिसके सहायता से जो सामग्री तक जो पाठक है वो पहुंच सके। अब इसके कुछ सिद्धांत है, ये सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिद्धांत को लेकर सवाल आ जाते हैं। तो डॉक्टर एस रंगनाथन ने कौन कौन सिद्धांत दिया है? पहला, काल क्रम में उतरता का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ लेटर एंड टाइम। काल क्रम का मतलब टाइम पीरियड। इस सिद्धांत का अर्थ ये हुआ कि जो चीज़ पहले उत्पन्न हुई है तो उसको पहला नंबर देंगे, उसके बाद हुई है तो दूसरा। जिस तरह से शनिवार उत्पत्ति होती गई है तो जो पहले हुई है उसको पहला नंबर, उसके बाद हुई दूसरा, उसके बाद तीसरा, इस तरीके से उसको जो उसका क्रमांक वो देते जाएंगे। इस सिद्धांत का अर्थ यह है कि यदि वर्गों की एक विशेष पंक्ति में विभिन्न वर्गों की उत्पत्ति अलग अलग समय में हुई है तो उसे क्रम से उस अनुक्रम में व्यवस्थित करना चाहिए, अर्थात जिस वर्ग की उत्पत्ति पहले हुई उसे प्रथम और तथा जिसकी उत्पत्ति बाद में हुई है तो उसे दूसरा स्थान देना चाहिए। तो उसमें कुछ इसे ये उदाहरण भी दिए, जैसे Q1 हिंदू धर्म को दिया है, Q2 हिंदू धर्म वैदिक कोत्तर और 1 है जो वैदिक, Q3 जैन धर्म, Q4 बौद्ध धर्म, Q5 यहूदी धर्म। तो इस तरीके से जो धर्म जिसकी स्थापना पहले जो हिंदू धर्म है ये सनातन बहुत ही पुराना है तो उसको 1 नंबर दे दिया और उसकी 1-2 नंबर दे दिया। जो उसमें भी वैदिक काल और वैदिकोत्तर काल, फिर जैन धर्म, पे बौद्ध धर्म, जैसे जैसे धर्म की उत्पत्ति हुई तो उस हिसाब से उनको क्रमांक दिया है। और दशमलव वर्गीकरण पद्धति में इस सिद्धांत का अनुसरण नहीं किया गया है। ईसाई धर्म जो यहूदी धर्म के बाद उत्पन्न हुआ है उसको पहले स्थान दिया गया है और बौद्ध धर्म को जैन धर्म के बाद। ये तो जो DDC जो वर्गीकरण उसमें ये बताया गया, आप देख सकते हैं। जो 220 है वो धर्म का है, उसमें 289 ईसाई धर्म का है, 294.1 जो हिंदू धर्म का है वैदिक, 2.3 बौद्ध धर्म, 0.4 जैन धर्म, 0.5 हिंदू धर्म, 0.6 सिख धर्म और 296 यहूदी धर्म और 297 इस्लाम धर्म। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि जो ईसाई धर्म हिंदू धर्म के काफ़ी बाद हुआ है तो इसमें ईसाई धर्म को पहले दे दिया है और हिंदू धर्म को बाद दे दिया है, और वैदिक और वैदिक के बीच, वैदिकोत्तर के बीच में बौद्ध धर्म और जैन धर्म को दे दिया। तो इसमें अलग अलग पद्धति का अलग अलग ये होता है। अब ये इससे पहले हमने जो पढ़ा काल क्रम में उतरता का सिद्धांत, अब विकास क्रम में उतरता का सिद्धांत। विकास क्रम यानी जिस अवस्था का जो विकास पहले हुआ है, जैसे बाल अवस्था, किशोर अवस्था, जवानी, बुढ़ापा, इस तरह से जो
जो अवस्था पहले आई उसको पहला स्थान देंगे। इस सिद्धांत का अभिप्राय यह है कि यदि किसी वर्गों की एक विशेष पंक्ति में विभिन्न विकास के विभिन्न चरणों से संबंध रखते हो, अर्थात उनका विकास पहली अवस्था से दूसरी अवस्था तथा दूसरी से तीसरी अवस्था में हुआ हो, तो उन्हें विकास क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना चाहिए। द्विबिंदु वर्गीकरण में इस सिद्धांत का प्रयोग मुख्यतः जो प्राणी शास्त्र में किया गया है, और इस मुख्य वर्ग में सभी जंतुओं को अनेक विकास क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। जंतुओं की सबसे पहली अवस्था प्रोटोजोआ है, उसे सर्वप्रथम रखा गया। अंतिम अवस्था मेमेलिया, उसको बाद में रखा गया है। उस तरह से जीव विज्ञान में भी है, मेडिकल जो मेडिसिन है उसमें भी इस तरह सिद्धांत का ये, जैसे एल मेडिसिन, L9 भी एम्ब्रियो जो भ्रूण होता है, L9C चाइल्ड, L9D एडल्ट किशोर, L9E ओल्ड, इस तरीके से इसमें दिया गया। ये था आपके कालक्रम में उत्तरता का सिद्धांत। अब ये कालक्रम और विकास क्रम में उत्तरता के में अंतर क्या है, ये भी कई बार पूछा जाता है, तो इसमें भी आपको ये देखना है कि कालक्रम में क्या है कि कालक्रम में इस सिद्धांत का उपयोग उस समय किया जाता है जब वर्गों से संबंधित वस्तुओं, सतहों, घटनाओं का आरंभ अलग अलग समय में हुआ हो और उनके उत्पन्न होने का समय ज्ञात हो। और विकास क्रम का है, इस सिद्धांत का उपयोग उस समय किया जाता है जब विभिन्न वर्गों से संबंधित वस्तुओं का विकास अवस्था से एक अवस्था से दूसरी अवस्था, दूसरी से तीसरी अवस्था में हुआ हो। और दूसरा इसमें ये अंतर है कि कालक्रम में ऐसे वर्गों में पारस्परिक संबंध नहीं होता है, जैसे धर्मशास्त्र विषय को के अंतर्गत सभी धर्मों का जन्म अलग अलग समय में हुआ है और उनका आपस में कोई सर्वथा संबंध नहीं होता है। और विकास क्रम में ऐसे वर्गों का पारस्परिक संबंध होता है। बाद वाला वर्ग अपने विकास के लिए पहले वर्ग पर आश्रित है, किंतु उसके विकास की अवस्थाओं के समय का पता नहीं लगाया जा सकता है। ये कालक्रम का सिद्धांत, कालक्रम में उत्तरता का सिद्धांत और विकास क्रम में उत्तरता का जो सिद्धांत हमने पढ़ा। अब देशीय समीपता का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ स्पेशियल क्वांटिकल। इस सिद्धांत का अर्थ यह है कि यदि कोई जो विशेष वर्ग है, किसी एक विशेष पंक्ति में विभिन्न वर्ग एक दूसरे के देशीय समीपता, यानी कि जो देश अपने जो आसपास के जो देश है, यानी भौगोलिक समीपता, क्षेत्रीय समीपता का क्रम उसी क्षेत्र जो क्रम में निर्धारण कई प्रकार से किया जाता है। अब इसमें ये पहला आड़ी खड़ी रेखा पर स्थित वर्ग पंक्ति व्यवस्था। यदि वर्गों की किसी विशेष पंक्ति में विभिन्न वर्ग खड़ी रेखा पर स्थित हो तो उसकी भौगोलिक समीपता निम्नलिखित दो सिद्धांतों पर आधारित निर्धारित करके उन्हें व्यवस्थित किया जाता है। जिसे तलों का गमनीयता का सिद्धांत, अपवार्ड, जो वस्तु सबसे नीचे तल पर स्थित है उसे प्रथम स्थान दिया जाए, क्रम से तन से ऊपर तलों की ओर चलकर इस तरह से व्यवस्था की जाए। जैसे जड़ है, इसमें दिया I13, तना I14, पत्ते I15, फूल I16, फल I17, इस तरह जो बॉटनी का ये दिया हुआ है। और उसके बाद उपस्थल गमनीयता के स्थान। अब इसमें जो पहली जो थी वो तलों का, यानी तल से लेकर ऊपर की ओर हम जाते थे। अब ये दूसरा जो सिद्धांत है इसमें ये ऊपर से नीचे की ओर आने का है। जो वस्तु सबसे ऊपर है उसको प्रथम स्थान और क्रमानुसार नीचे की ओर आगे चलकर उसे सभी को व्यवस्थित किया जाना चाहिए। अब अगला सिद्धांत है आड़ी रेखा। आड़ी रेखा पर स्थित पंक्ति की अवस्था। यदि वर्गों की एक विशेष पंक्ति में विभिन्न वर्ग एक आड़ी रेखा पर स्थित हो तो उसे निम्नलिखित सिद्धांतों के आधार पर सहायक अनुक्रम में व्यवस्थित किया जाए। बाईं से दाईं की ओर का सिद्धांत और दाईं से बाईं ओर का सिद्धांत, ये दो ही सिद्धांत है। अगला है वर्त रेखा पर स्थित पंक्ति वर्गों की व्यवस्था। यदि वर्गों की एक विशेष पंक्ति में विभिन्न वर्ग कृतीय गोलाकार काल हो तो उसे निम्नलिखित सिद्धांत के ऊपर व्यवस्थित करना चाहिए। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि दक्षिण वर्तन का सिद्धांत और वाम वर्तन का सिद्धांत। यदि वस्तुओं की वर्गों की स्थिति वृत्त के अर्धव्यास के साथ हो तो उसको परिधि की ओर का सिद्धांत और केंद्र से परिधि की ओर का सिद्धांत। यदि वस्तुओं के वर्गों की स्थिति हो तो इस तरह से ये है। अगला कोई इंपॉर्टेंट वो चीज़ आपको मैं बता देता हूँ। मात्रात्मकता का भी ये सिद्धांत है। इस सिद्धांत का अभिप्राय है कि यदि वर्गों की पंक्ति में विभिन्न वर्ग परिमाण या मात्रा जैसी विशेषताओं को व्यक्त करते हो तो उन्हें परिणाम संख्या मात्रा
कि बढ़ती क्रम में व्यवस्थित करना चाहिए। इसमें जैसे ये ज़्यादा जो अच्छा उदाहरण है वो गणित का है, जैसे B9(1) रेखा गणित है जो ज्यामिति या लंबाई, B9(2) समतल ज्यामिति लंबाई प्लस चौड़ाई, B9(3) त्रिआयाम यानी त्रिमिति लंबाई चौड़ाई, B9(4) 4 आयामी। इस तरीके से ये दिया हुआ। और दूसरा इसमें जैसे जो इतिहास का है V1 राष्ट्राध्यक्ष, V2 कार्यपालिका, V3 विधायिका। इस तरीके से ये सिद्धांत का तो इस तरीके से ये सिद्धांत है। मेन चीज़ें मैंने आपको बता दी। बाकी ये PDF को चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल में आप ले सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। मेन ये चीज़ें पूछी जाती है, बाकी डिटेल में आप ये नोट्स से आप आराम से पढ़ सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दें। जैसे मैं इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिस आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।